Hello, 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 hello. Good evening all. My name is विराज and I hope कि आप सब लोग जो हैं खुश होंगे, बेहतर होंगे और बहुत अच्छा जो है अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, आप लोगों का जो प्रिपरेशन का जो है अभी पेस जो है आइडियल पेस को मैच करना चाहिए। एग्ज़ाम जो है ऑलमोस्ट आई थिंक 2 से 3 महीने ही दूर है। मई में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो जो एक रियल एस्पिरेंट की जो प्रिपरेशन होती है उस प्रिपरेशन को मैच करने का समय आ गया है। मतलब बहुत सारा प्रैक्टिस, बहुत सारा रिवीजन साथ साथ चलेगा, बहुत सारे मॉक्स आपको देने पड़ेंगे, तब जा कर के आप एक अच्छे कॉलेज में और एक ड्रीम कॉलेज में लैंड अप कर पाएंगे। मेरा नाम है विराज और मैं आपका फिजिक्स टीचर रहूँगा इस सीरीज़ में। और अपने बारे में मैं बताऊं तो मैंने अपना ग्रेजुएशन बिट्स पिलानी से किया है और 9 साल से मैं जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करा रहा हूँ फ्रॉम फिजिक्स सब्जेक्ट। ठीक है, इस सीरीज़ में हमारा जो मेन पर्पज़ रहेगा, हम आपके चैप्टर्स के वो एरिया को पिक करेंगे जो स्टूडेंट्स के लिए पेन पॉइंट रहते हैं और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट रहते हैं। ठीक है, एक चैप्टर में हार्डली हमारे पास 9 से 10 टॉपिक होते हैं। 9 से 10 टॉपिक में से 5-6 ऐसे टॉपिक रहते हैं, क्रिटिकल टॉपिक, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिनसे क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी 90 नहीं, इवन 100% तक होता है। ठीक है, कि उससे सवाल तो आना ही आना है। तो हम ऐसे क्वेश्चन एरियाज़ को पिक करेंगे और यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आपको जो है एक समरी देंगे कि हाँ भाई, आप इस टॉपिक को इस लेवल तक पढ़ के गए हो कि नहीं गए हो, और इट विल इंश्योर कि आपका प्रिपरेशन जो है किस लेवल पे चल रहा है। ठीक है, अगर आप जो है ऑलरेडी इम्प्रूव्ड हो तो आप प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आपको जो है दिक्कत है उस टॉपिक में तो हमारे साथ जो है कंप्लीट करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, मुझे दुष्यंत कुमार जी की जो है 2 लाइनें याद आ रही हैं। आपने सबने, क्या पता कुछ लोगों ने सुनी हो इसमें से 2 लाइनें। कहता है कि हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए, और तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो चलिए बच्चा लोग एनर्जेटिक हो जाइए, एकदम से कुर्सी की पेटी बांध लो। इस सीरीज़ में जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें भी जो है हम पिक कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वी कॉल एज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। हमने जो है ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है क्लास 10th में, V=IR। उसका एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म है जिसको वी कॉल एज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, और एक वेक्टर फॉर्म भी है या ऑल्टरनेटिव फॉर्म भी, समटाइम वी से इट ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कौन कौन सी क्वांटिटी होती हैं, वो उन क्वांटिटी के इंडिविजुअल फॉर्मूला क्या हैं। तो एक फॉर्मूला का फ्लो बनेगा, चार्ट बनेगा। उन चार्ट में जितने भी फॉर्मूला फीडअप होंगे तो वो आपके दिमाग में रहने चाहिए प्रॉपर। मतलब नींद में भी कोई एकदम से आपको जगा के पूछे, ठीक है, बड़बड़ 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 एकदम से बक देना है कि भाई हाँ ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत ज़्यादा घुमाने फिराने का स्कोप नहीं है। वो क्या देगा, फिजिकल क्वांटिटी मेंशन करेगा और एक अननोन छोड़ देगा, उसको पूछेगा इसकी वैल्यू निकालो। वो वैल्यू आप तब करेक्टली निकाल पाओगे अगर आपको उसका फॉर्मूला करेक्टली याद रहेगा। ठीक है, तो हम बेसिक से डिस्कशन शुरू करते हैं। एक बार हम थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं और फिर हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म तक पहुंचते हैं। ठीक है, जल्दी से देखिए, आपने एक फिजिकल क्वांटिटी सुनी होगी क्लास 10th में, इलेक्ट्रिक करंट। 10th क्लास में ही आपके पास सबसे पहले आया होगा ये। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट होता है किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शन से किसी टी टाइम में कितना चार्ज पास किया, उन दोनों का रेशो। चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर। तो अगर किसी वायर के किसी क्रॉस सेक्शन से डेल्टा क्यू चार्ज पास कर गया डेल्टा टी टाइम में, तो आप लिखते थे क्लास 10th में कि सर जो करंट पास करेगा वो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी होगा, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम इज इक्वल टू करंट। बट वो करंट को ना एवरेज करंट बोला जाता था। द नेम ऑफ दिस करंट इज एवरेज करंट। तब हमारे पास ऐसा सेग्रीगेशन नहीं था क्लास 10th में एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू का। एक ही करंट था, वही एवरेज था, वही इंस्टेंटेनियस था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टिपिकल केसेस नहीं आते थे। अब हमें सेग्रीगेट कर दिया, एक एवरेज करंट है टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम टेकन,
एक है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि डी क्यू बाई डी टी, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट, डी क्यू बाई डी टी। तो एक ये फॉर्मूला बन गया एंड एक ये फॉर्मूला बन गया आपका इंस्टेंटेनियस करंट के लिए। छोटे छोटे बहुत बेसिक है, आपने पढ़ा होगा। और करंट का यूनिट क्या बन गया, क्यू, चार्ज अपॉन टाइम मतलब कूलम सेकंड, और इसी को हमने क्या दे दिया नाम, एम्पियर। ये सारा पढ़ा हुआ आपने। अब देखिए करंट का क्या होता है, एम्पियर एसआई यूनिट होता है, उसकी डायरेक्शन भी होती है, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, बट स्टिल इट इज अ कैसी क्वांटिटी रहेगी, ये स्केलर क्वांटिटी रहने वाली है। स्केलर मतलब वेक्टर अलजेब्रा नहीं फॉलो करेगा, स्केलर एडिशन ही होगा, मतलब 2 + 3 5 ही होगा। आई कैप, जे कैप, के कैप ये सब नहीं लगेगा यहाँ पर, नॉर्मल एडिशन होगा जो हम अब भाई 10th क्लास तक अपना करते आ रहे थे पहले से। ये एक बेसिक डेफिनेशन है। अब इस पे देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन आपने जो सोल्व किए होंगे, जैसे मैं क्वेश्चन का एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर किसी ने पूछा कि चार्ज इतना दिया हुआ है तो करंट बताओ 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे पूछा तो कौन सा पूछा होगा, इंस्टेंटेनियस गिवन है हमें, चार्ज टाइम भी गिवन है, तो हमने क्या लिखा जी, करंट बताइए, टिल, टिल लिखा है, एट नहीं लिखा है, टिल लिखा है, मतलब 2 सेकंड में कितना करंट फ्लो किया। पहले चार्ज देख लेते हैं। आपने टाइम 0 पे चार्ज निकाला, टी को 0 पुट करो इसके अंदर, तो आपका चार्ज आया क्यू इनिशियल इतना, क्यू फाइनल, टी को यहाँ पे 2 पुट करो, कितना आएगा, 2 2 जा 4, 8 + 1 9, तो 9 कूलम। डेल्टा क्यू कितना आया, डिफरेंस इनका ये लिया, टाइम का डिफरेंस लिया 2 - 0, और आपका 4 एम्पियर का एवरेज करंट आ गया। ठीक है, करंट बताना है 2 सेकंड तक कितना फ्लो किया, तो 4 एम्पियर का करंट फ्लो किया, ये आपको आता था। आगे देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है, करंट दे दिया आपको, करंट दे दिया और पूछा फाइंड द चार्ज फ्लो एट 2 सेकंड, 2 सेकंड तक कितना। वैसे तो यहाँ एट नहीं लिखा होना चाहिए था, यहाँ भी टिल लिखा होना चाहिए था, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि एट 2 सेकंड पे कितना चार्ज, वो तो एक इंस्टेंट हो गया, किसी रेंज में आएगा ना, टिल 2 सेकंड तक कितना चार्ज फ्लो किया वो पूछा जाना चाहिए था। देखो जी हमें ये पता है डी क्यू बाई डी टी, तो चार्ज निकालना है तो मैं इधर लिख सकता हूँ, और अगर मुझे टोटल चार्ज फ्लो निकालना है तो डी क्यू को इंटीग्रेट कर दीजिए, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे चार्ज आएंगे, डी क्यू 1, डी क्यू 2, डी क्यू 3, डी क्यू 4, डी क्यू 5, और अगर सारे चार्जेस निकालने हैं तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। तो ये क्या बन गया आपका डेल्टा क्यू, और यहाँ पर आई की वैल्यू पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो 2 इंटीग्रेशन किसका होगा, 2 बाहर आ जाएगा, सिर्फ टी स्क्वायर का होगा, 0 से 2 तक टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कीजिए, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी क्यूब बाय 3, और लिमिट पुट कर दीजिए 0 से 2, 8 × 2 16, 16/3 कूलम, इतना चार्ज फ्लो कर जाएगा। देखिए तो हमें क्या पता चला, देखो टेक अवे क्या है, ये तो हमने पढ़ा ही हुआ था। अगर मुझे Q दिया है और I निकालना है तो मैं क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट करूँगा, और I दिया है और Q निकालना है तो मैं इंटीग्रेट करूँगा। ये दो हमें टेक अवे मिले, की टेक अवे। ग्राफ पे भी कुछ, ग्राफ पे भी देख लीजिए, आई डी टी क्या होता है, इंटीग्रल आई डी टी क्या होता है, अगर इसी को ग्राफ पे बोला जाए तो इट इज एरिया अंडर आई टी ग्राफ। अगर मैं करंट और टाइम का ग्राफ बनाऊं, करंट और टाइम का ग्राफ बनाऊं और किसी t1 टाइम से लेकर के t2 टाइम तक बनाऊं, तो ये जो एरिया होगा ये डेल्टा क्यू होगा, चार्ज फ्लोन। ये जो एरिया होगा डेल्टा क्यू, एरिया जो है वो डेल्टा क्यू फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, आपको बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने ये बेसिक्स रिवाइज किए जस्ट, इसको यूज कहाँ कर रहे हैं, देखिए जी हम एक क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि अब ये क्वांटिटी जो है आगे फॉर्म्स में यूज होंगी। हमने क्वांटिटी डिफाइन किया इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, जिसको हमने नाम दिया जे वेक्टर। कैसी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग और पासिंग थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब अगर देखो ए क्रॉस सेक्शनल एरिया से आई करंट जा रहा है, तो मुझे जो जे का वैल्यू मिलेगा वो बेसिकली करंट पर यूनिट एरिया मिलेगा।
और एरिया कैसा, परपेंडिकुलर एरिया होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन जो करंट पास कर रहा है। कैसी क्वांटिटी है, इसको नोटेशन दिया गया कि इट हैज अ डायरेक्शनल सेंस, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो ये क्या बना बेसिकली, करंट पासिंग पर यूनिट एरिया, डेल्टा आई बाय दिस, या फिर नॉर्मली आई बाय एरिया भी लिख सकते हो। क्लियर। इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी, अगर इंस्टेंटेनियस फॉर्म लिखना है तो J इक्वल टू डी आई बाय डी टी भी लिख सकते हो। इसी चीज को आप आई बाय ए, डेल्टा आई बाय डेल्टा ए, और इंस्टेंटेनियस फॉर्म में आप इसको डी आई बाय डी ए भी लिख सकते हो। अगर इसी को, अगर करंट जो है, एरिया जो है नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल क्रॉस सेक्शन के पास नहीं है, करंट इधर जा रहा है और एरिया का डायरेक्शन इधर है, तो हमें एक एरिया का कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो उसके परपेंडिकुलर होगा, करंट के परपेंडिकुलर होगा, और दूसरा जिससे कोई करंट क्रॉस करके नहीं जा रहा होगा। इससे कोई करंट नहीं जाएगा और इससे सारा करंट नॉर्मली जाएगा। तो ये एरिया कितना होगा, ए कॉस थीटा। अगर ये डेल्टा ए है तो ये डेल्टा ए कॉस थीटा वैल्यू होगा। तो करंट डेंसिटी कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आई बाय ए कॉस थीटा, यानी कि करंट कितना आ जाएगा, करंट निकालना है इसी से ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर की तरफ, तो आपके पास आई का वैल्यू आ जाएगा कितना, जे ए कॉस थीटा। यानी कि कई बार आप इसको ऐसा भी लिख देते हो, नॉर्मल जे ए कॉस थीटा, ये आई का फॉर्मूला आ जाता है। नॉर्मल तो ये आ गया। डी ए हुआ, अगर छोटा एरिया हुआ तो डी ए लिख देंगे, कोई छोटा थोड़ा सिग्निफिकेंट एरिया हुआ डेल्टा ए लिख देंगे, या नॉर्मल ए भी लिख सकते हो आप उसको। क्लियर है। थीटा इज द, किस किस के बीच का एंगल रहेगा, ध्यान रखना, ये नॉर्मल एरिया के जो नॉर्मल वेक्टर है उसके बीच और करंट की डायरेक्शन के बीच का एंगल है। क्लियर है, क्लियर है। इसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो, इफ करंट डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, तब क्या लिखेंगे, और इसको आप कई बार ऐसा भी लिख सकते हो, जे डॉट ए, मैं इधर लिख देता हूँ इसको कुछ लोग जे डॉट ए भी लिख देते हैं, या अगर जे डॉट डी ए भी लिख देते हैं, अगर छोटा एरिया है तो जे डॉट डी ए भी लिख देते हैं। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो क्योंकि जे भी वेक्टर क्वांटिटी है, ए भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो आई क्या आ जाएगा आपके पास, व्हाट इज आई, हमने देखा हुआ है, अगर बहुत सारे नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी हुई, और नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी हुई तो करंट इंटीग्रल से आ जाएगा। तो बेसिकली जे डॉट डी ए का इंटीग्रल। देखिए ये एक डेफिनेशनल पर्पस है, हमें तो सेंस समझना है। सेंस क्या है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया से कितना करंट जा रहा है, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। नॉर्मली कितना जा रहा है, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। मतलब एरिया नॉर्मल कंसीडर करना है। अगर कोई एरिया नॉर्मल नहीं हो तो हमें उसका नॉर्मल कंपोनेंट लेना पड़ेगा, यानी कि ए कॉस थीटा लेना पड़ेगा, जो एरिया कंसीडर किया जाएगा यहाँ पर। दिस इज नॉर्मल एरिया, दिस इज नॉर्मल एरिया। क्लियर है, ये समझे हम। तो हमने जे का डेफिनेशन समझ लिया क्योंकि अब ये आगे यूज होगा। फिर हम एक, जब भी सर्किट का एनालिसिस करना शुरू करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, एक बैटरी लगाई, एक जो है सर्किट लिया, और उसमें कोई कंडक्टर फिट कर दिया। कंडक्टर के पास क्या रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं और कुछ पॉजिटिव चार्ज रहता है। जैसे ही आप बैटरी से लगाते हो किसी कंडक्टर को, तो क्या होगा, एक हाई पोटेंशियल जोन से लो पोटेंशियल जोन तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल करता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगा, किधर की तरफ, अपने से अपोजिट डायरेक्शन की तरफ QE, और वो मूव करेगा, और जिसकी वजह से करंट आएगा। मतलब किसकी वजह से आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। पोटेंशियल डिफरेंस क्या सेटअप कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब V ने क्या किया, E क्रिएट किया, E ने क्या क्रिएट किया, QE क्रिएट किया, इसने क्या किया, ये हो गया बेसिकली फोर्स। फोर्स ने क्या किया, एक्सेलरेशन लेके आया, और एक्सेलरेशन से क्या आया, उसके अंदर मोशन, और मोशन से क्या जनरेट हुआ, करंट। करंट जनरेट हुआ, तो हुआ कॉज क्या था, ये बना कॉज, और ये बन गया आपका इफेक्ट। तो एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है। ओम्स ने इसी को स्टडी किया।
ओम्स ने बोला कि V अप्लाई करने पे हमें करंट मिलेगा कंडक्टर में। अब इसी में ही अगर थोड़ा सा एक इनिशियल रिलेशन सेटअप कर दिया जाए तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता होता है कि वो क्या होता है, डेल्टा V बाय डेल्टा R। और सपोज इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो L है, तो हमारे पास पहला रिलेशन आ गया कि V जो होगा, V बाय L जो होगा वो E होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड डिवाइड बाय, ये क्या है आपका डेल्टा V, और ये क्या है सेपरेशन जो है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई जो हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, कनेक्टिंग वायर में कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होता क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जीरो रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कनेक्टिंग वायर इज जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अलोंग द कनेक्टिंग वायर, ये पोटेंशियल इज सेम, मतलब जीरो नहीं, ये पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रहेगा। और बैटरी जो है, बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा और वो चार्जेस को मूव करेगी, और चार्जेस के मोशन से किसका ट्रांसफर होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। ये टेक अवे है पहला। तो हमें इस पूरे अजम्पशन से एक चीज मिली कि पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, आगे देखते हैं। सर नेक्स्ट क्वांटिटी जो हमें ओम्स लॉ जाने से पहले देखनी है, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगाएंगे किसकी वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, तो वो भागना शुरू करेगा इधर उधर रैंडमली। जब वो भागना शुरू करेगा तो वो क्या, नेबरिंग एटम से टकराएगा, फिर दूसरे एटम से टकराएगा, दूसरे एटम से टकराएगा, तो आगे पीछे रैंडमली कहीं कहीं जाता रहेगा। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट करेगा आगे की तरफ। तो स्पीड तो उसकी होगी कुछ ना कुछ, बट ड्रिफ्ट करने की एक वेलोसिटी भी होगी कि आगे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और पर यूनिट टाइम कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, डिस्टेंस हो सकता है भले ही ज़्यादा कवर करे बट डिस्प्लेसमेंट क्या पता कम करे। देखो, जब आपने कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया तो क्या इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था, नहीं, तब भी रेस्ट पे नहीं था सर। देखो तब भी वो रेंडमली मूव कर रहा था, ऐसा जाएगा जिगजैग इधर उधर टकरा के फिर वापस से आएगा। बट इस केस में क्या था, इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन, इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में थे, तो उसकी वजह से नेट डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हो पा रहा था, मतलब जितना आगे गया उतना पीछे गया, किसी क्रॉस सेक्शन को कोई चार्ज नहीं क्रॉस कर रहा था। तो उसकी स्पीड तो नॉन जीरो थी बट उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं था। अब तो नो ड्रिफ्ट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दस इट्स नेट करंट इज जीरो, कोई करंट नहीं था क्योंकि किसी भी क्रॉस सेक्शन को वो आगे गया पीछे गया तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो है, नेट करंट जीरो है, नेट वेलोसिटी जीरो है, स्पीड है उसके पास, बस इधर उधर जा रहा है। अब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से वो थोड़ा सा ड्रिफ्ट करना शुरू कर दिया कि टकरा रहा है इधर उधर बट थोड़ा सा आगे भी बढ़ रहा है। अब आगे भी बढ़ने की वजह से क्या हो गया, अब उसका एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं रहा, मतलब वो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करना शुरू कर दिए। जैसे ही वो क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करना शुरू किए किसी गिवन टाइम में तो करंट जनरेट हो गया, मतलब जैसे ही इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करना शुरू किए, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना शुरू किए, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं रही और करंट भी जीरो नहीं रहा। ठीक है, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। कि अगर मैं ऐसा एज्यूम कर लूं कि कोई भी आसपास का नेबरिंग एटम नहीं है, कोई भी आसपास उसके और इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जिससे वो टकरा सकता है, तो वो कितना आगे की तरफ बढ़ा पर यूनिट टाइम। ठीक है, वैसे तो इधर उधर जाके बढ़ेगा, जैसे मैं इधर गया फिर थोड़ी देर बाद इधर गया फिर इधर गया, तो मैं आगे कितना बढ़ा, टाइम तो मैंने ज़्यादा ले लिया, मैं 10 सेकेंड में 1 mm ही आगे बढ़ा, तो 1 mm फॉरवर्ड मोशन वाला लेना है, बस टोटल डिस्टेंस नहीं लेना, हमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट काउंट करना है जब भी हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करेंगे। क्लियर है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वीडी से डिनोट किया गया। और ड्रिफ्ट स्पीड जो है, जनरली स्पीड तो ऐसा थोड़ा थोड़ा इधर उधर भागेगा, तो स्पीड अलग चीज है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग चीज है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, स्पीड ज्यादा ही होती है उसकी, बट ड्रिफ्ट आगे कितना बढ़ रहा है उसको काउंटर, मतलब उसका फैक्टर है वो। अब हम जब इसको डिराइव करने जाते हैं, करंट से कैसे रिलेशन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट वीडी और आई में क्या रिलेशन है। ठीक है, आपने क्या पता ये रिलेशन पढ़ा भी हुआ हो,
आई इज इक्वल टू कितना रहता है, एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी। आपने क्या किया, कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर फोर्स लगी और वो आगे की तरफ बढ़े। तो आगे की तरफ बढ़ेंगे तो एक करंट भी आएगा इस वायर में, इसमें करंट भी आएगा। तो करंट और वीडी में एक रिलेशन आया जिसको बोलते हैं आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मार्क करके रखना है, इससे क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है आपके एग्जाम में। एन क्या है, एन क्या है पहले वो देखो, एन इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एन इज, जिसको नंबर डेंसिटी भी कई बार बोलते हैं, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, सर पता होता है। ए क्रॉस सेक्शनल एरिया पता होता है। वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बोलते हैं, जो भी हमने समझी है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सारी वैल्यू याद रखनी है और कई बार सीधा का सीधा पूछ लिया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे ही ये आगे की तरफ बढ़ेगा, ड्रिफ्ट करेगा। इसमें क्या है, दो क्वांटिटी और डिफाइन है। देखिए, जब वो पहले और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच टकराया तो उसने कुछ λ1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, λ1 डिस्टेंस ट्रेवल किया और τ1 टाइम लिया। जैसे आप यहां से गए, यहां तक टकराए, फ्री चले, उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। फ्री पाथ समझ लेते हैं। फ्री पाथ मतलब जब तक नहीं टकराया था, और बहुत सारे ऐसे फ्री पाथ थे, एक यहाँ टकराया, फिर अगला कोलिजन यहाँ हुआ, अगला कोलिजन यहाँ हुआ, अगला कोलिजन यहाँ हुआ। तो इस पूरे पाथ में λ1, λ2, λ3, λ4 फ्रीली ऑन एन एवरेज कितना फ्री चला वो, दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। उनका एवरेज आउट ले दिया, तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, जिसका फॉर्मूला है λ1 प्लस λ2 प्लस λ3। सारे फ्री पाथ को ऐड किया और जितने नंबर ऑफ कोलिजन हुए उससे डिवाइड कर दिया। तो ऑन एन एवरेज हमें पता चल गया बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन कितना वो ऑन एन एवरेज फ्री चलने वाला है, ये क्वांटिटी। और एक आया रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम किसको बोलते हैं, देखो जब वो फ्री चला तो मतलब रिलैक्स वे में चला, किसी से टकराया नहीं, तो उस इंटरवल का जो टाइम रहा होगा दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। अब पहले में क्या पता उसको τ1 टाइम तक फ्री रहा हो, दूसरे कोलिजन के लिए वो τ2 टाइम तक फ्री रहा हो, तीसरे कोलिजन के लिए τ3, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइम होंगे। इन सब का एवरेज कर दें तो उसको एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। इट इज एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। हमने टाउ भी निकाल लिया, हमने मीन फ्री पाथ को भी समझ लिया। अब ये टाउ वीडी से रिलेटेड होता है। कैसे जी, देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक्सेलरेशन जनरेट करेगा, जो कि कितना होगा, क्यूई फोर्स डिवाइड बाय में मास, ये आएगा। अब ये क्या करेगा, ये एक्सेलरेशन इसको थोड़ा फ्रीली मूव कराएगा, किधर की तरफ, आगे की तरफ। तो जितना ये उस टाइम में फ्रीली मूव किया, ठीक है, अगर हम एज्यूम करें किसी से नहीं टकरा रहा है, तो ऑन एन एवरेज इतने टाइम के लिए तो ये फ्रीली मूव करेगा। तो एक्सेलरेशन अगर इनटू टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता चल जाएगी उसकी। ठीक है, तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को टाउ की टर्म में निकालना चाहते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में निकालना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिलेशन है। तो ये हमारे पास ये वाला मेरा सेकंड रिलेशन आ गया जो मुझे याद रखना है। अगला देखते हैं तीसरे वाला, ड्रिफ्ट और टाउ में। फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए देखते हैं। सिंस वी नो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो कांस्टेंट रहने वाला है, ये बेसिकली वही है जो अभी लिखा था मैंने, क्यू ई बाय एम, फोर्स बाय मास। तो हमें ये पता चल गया एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का। बाय अप्लाइंग लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ पता है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, फाइनल वेलोसिटी ये। अब देखो इनिशियल तो उसकी वेलोसिटी हमने देखी थी थोड़ी देर पहले, ये जीरो रही होगी। क्यों जीरो रही होगी, क्योंकि हमने लिखा था कि जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई किया था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। इस वजह से मैं इसको जीरो पुट कर सकता हूँ, एंड यहाँ पे ए और ये टाउ, टाउ एवरेज आ जाएगा यहाँ पे। तो ये बन गया आपका, ये बन गया आपका वैल्यू का वी डी इज इक्वल टू ए इंटू टाउ। एटलीस्ट उसका मैग्नीट्यूड तो इतना बन गया। वी डी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, वी डी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा ई, कैपिटल ई बाय एम इंटू टाउ, जिसको हम यहाँ लिखे हैं। तो ये हमारे पास जो रिलेशन आया, दिस इज आर
थर्ड रिलेशन जो हमें याद रखना है, तीसरा रिलेशन VD E कैपिटल E स्मॉल m बाय टाउ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ही ड्रिफ्ट हो रहा है। और इसका वेक्टर फॉर्म देखें तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, क्योंकि देखो जिधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा नेगेटिव चार्ज जो होगा, नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट में ड्रिफ्ट करेगा VD। तो अगर वेक्टरली देखा जाए तो ये एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, तो ये तो बस कौन सा है, उसका वेक्टर फॉर्म है। तो हमें वेक्टर फॉर्म में तो बस याद रखना है कि साइन नेगेटिव आएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, जनरली बस VD ध्यान रखना है। VD प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, टाउ रहेगा। अब इसमें देखिए हमें क्या क्या है जो टेक अवे है, हमें ध्यान रखना है कि VD का प्रोपोर्शनलिटी कैसा है, टाउ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। VD का प्रोपोर्शनलिटी E के साथ कैसा है, E के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी कब, जब या तो पोटेंशियल E को बढ़ाओ या फिर टाउ को बढ़ाओ, या तो ज़्यादा देर तक उसको ऐसा मटेरियल चूज करो जिसका रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा हो, एक केस, और दूसरा नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा लगाओ जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा जनरेट हो, एक ये केस कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा करना है, टाउ ज़्यादा करना है, तो ड्रिफ्ट स्पीड ज़्यादा होगी। और अगर ड्रिफ्ट स्पीड आपकी ज़्यादा हुई तो यहाँ से देखना प्रोपोर्शनलिटी क्या आएगी, I इज प्रोपोर्शनल टू क्या, VD। मतलब VD अगर बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, यहाँ से ये भी मिल जाएगा हम लोग को। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है, VD और I में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है। तो एक पहला रिलेशन देखो ये था, कहाँ गया, थोड़ी देर पहले लिखा था, 1 वोल्टेज L और E का रिलेशन। दूसरा रिलेशन आया हमारे पास I इक्वल टू NEAVD। तीसरा रिलेशन आया VD का E कैपिटल E m बाय टाउ, तीसरा रिलेशन आ गया। अब ओम्स लॉ पे चलते हैं कि ओम्स ने क्या बोला। देखो हमें एक रिलेशन ये पता चला, दिस वाज आवर इक्वेशन नंबर 2, दिस वाज आवर इक्वेशन नंबर 3, और इससे पहले हमें एक इक्वेशन पहले से ही पता थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, V बाय L, ये पहले से ही पता था। हमने इन तीनों को रिलेट कर दिया, इन तीनों को रिलेट कर दिया। मुझे क्या क्या चाहिए, ओम्स ने किसको 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 जानना था, ओम्स का पर्पस था, उसको ध्यान से देखना, उसको जानना था कोज है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट है इफेक्ट, इन दोनों को रिलेट करना है। बीच में E नहीं आना चाहिए, E नहीं, एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, VD नहीं चाहिए, ये सब सारी चीज़ें नहीं चाहिए, सीधा जोड़ो इनको। तो कौन कौन से फैक्टर पे वो जुड़ेगा वो आके देखते हैं। जब उसने इन तीनों को जोड़ा, कैसे, E की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो, E की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो, तो कितना आएगा, VD इज इक्वल टू E V, ये V स्मॉल v लिख देते हैं, टाउ बाय M और L। आ गया। इसको अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो मेरे पास ये आएगा, E का वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ पे क्या है, NEAVD, VD को ये पुट कर दो, यहाँ से इस VD को यहाँ पे पुट कर दो। तो कौन कौन जुड़ गए, करंट किससे कनेक्ट हो गया, आपके वोल्टेज डिफरेंस से कनेक्ट हो गया। तो वो जो कनेक्ट कर पुट करने के बाद का वैल्यू है वो कुछ ऐसा आ रहा है, यानी कि उसको मिला कि जो V बाय I है, वोल्टेज और I का जो रेशियो है वो कितना है, M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कांस्टेंट वैल्यू है। लेंथ कंडक्टर का है, कांस्टेंट, अगर चूज कर लिया तो कांस्टेंट है। N नंबर डेंसिटी मटेरियल का कांस्टेंट रहेगा, नंबर डेंसिटी मटेरियल का कांस्टेंट रहने वाला है, तो वो भी फिक्स हो गया। अब आपके पास कौन बचा, E कांस्टेंट है, टाउ मटेरियल का कांस्टेंट है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी अंडर नॉर्मल। और इसके साथ साथ एक और कंडीशन बोली थी ओम्स ने, अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये सारी की सारी चीजें जो हैं कांस्टेंट रहेंगी अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये था माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, दिस वी कॉल एज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्यों बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि देखो V और I में जो बाकी पैरामीटर है, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, N
नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ रिलैक्सेशन टाइम ऑफ मटेरियल। तो ये सारे माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर कवर्ड हैं इसके अंदर। बाकी इसी टर्म को हमने उठा के बाद में क्या बोलना शुरू कर दिया, रेजिस्टेंस बोलना शुरू कर दिया। तो 10th में हमने सीधा ही इसको आर लिखा था, अभी हमने पहले डिराइव किया और बाद में इसको आर बोला कि दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस नाम दिया गया इसको। तो रेजिस्टेंस क्या आया, ml/ne² टाउ। तो दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला एक हमें ध्यान रखना है, ये हमारा ये था फोर्थ रिलेशन और ये था फिफ्थ रिलेशन, जिसको याद रखना है। अब इसमें देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ρl/a, तो यानी कि l तो अलग कर दो, a को अलग कर दो, तो बाकी टर्म क्या रहनी चाहिए, 10th में पढ़ा हुआ था। रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी। तो उसमें से ये जो टर्म है ये रेजिस्टिविटी बन गया। ठीक है, रेजिस्टेंस का क्या ऐसा यूनिट है, ओम का यूनिट दिया गया और ये हमने सारा समझा। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 इक्वेशन आई और जिसमें से ये वाला टर्म भी क्या बन गया, उसको क्या बोल दिया गया, रेजिस्टिविटी, यहाँ पर डिफाइन किया गया। तो हमने बोला कि ओम्स लॉ ये है, V = IR, और जिसमें R क्या है, ये वैल्यू है, और इसमें भी इसको आपने क्या लिख दिया, ρl/a लिख दिया, और रो को क्या बोल दिया गया कि रो ये वैल्यू है। ठीक है, यहां से लिख दिया, और रो का यूनिट क्या आया, ओम मीटर। यही किया था। हमें ये टर्म याद रखना है, दिस इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स में रेजिस्टेंस की वैल्यू आप ऐसे लिखते हो। सर इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें हमें प्रोपोर्शनैलिटी ध्यान रखनी है। प्रोपोर्शनैलिटी कैसे, जैसे रो का फॉर्मूला आपने पढ़ा, कितना लिखा है वो देखो, m लिखा है डिवाइड बाय n लिखा है, e² लिखा है और टाउ लिखा है। इसमें टेक अवे क्या है, इसमें टेक अवे है कि रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, ये लिखना है। यानी कि अगर टाउ बढ़ेगा तो रो क्या होगा, कम होगा, इसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ये टेक अवे, ऐसे ही टेक अवे ध्यान रखने हैं। अब सर ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेंगे, ये सब किन किन फैक्टर पे हमारे डिपेंड करने लगेंगे वो देखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला कितने बन गए, 5 थे, एक ये बन गया हमारा 6 फॉर्मूला। ये तो देख ही लिया था, ये देख ही लिया था, ये देख ही लिया था, ये हमको पहले से पता है। तो 6th नया फॉर्मूला इसी से निकाला है, इसमें से ये वाला टर्म निकाल दिया, तो 6 फॉर्मूला बन गए। 2 टर्म और डिफाइन किया हमने। कंडक्टिविटी आपने सुना होगा, 1/रेजिस्टिविटी को क्या बोला गया, कंडक्टिविटी, और एक बोला गया कंडक्टेंस, जिसको क्या बोला गया, 1/रेजिस्टेंस। कुछ नहीं है, वो अगर पता है तो ये वैल्यू भी पता होगी। तो कंडक्टेंस G यानी कि 1/R, यूनिट उल्टा कर दिया महो, और यहाँ पे 1/रेजिस्टिविटी को बोल दिया गया कंडक्टिविटी, सिग्मा से डिपेंड किया, रेजिस्टिविटी वैल्यू लिख दी। क्लियर है, बताइए। तो हमारे पास फॉर्मूला कितने बन गया, 5-6 बन गया। लास्ट में हम रिवाइज भी करेंगे जाते जाते, बट देखो ये सब ध्यान रखना है, टेक अवे ये है। नेक्स्ट देखिए, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ρl/a, कौन सी लेंथ लेनी होती है, जैसे ये है, अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे अप्लाई किया, इस क्रॉस सेक्शन पे रखा और इस क्रॉस सेक्शन पे रखा, तो जो जिधर की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जिस लेंथ पे मूव कर रहे हैं, वो होगा आपका L। तो यहाँ पे जो L है वो A लिया जाएगा। क्लियर है, ये होगा आपका L। और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो ये वाला एरिया होगा, यानी कि B/A, तो एरिया जो लोगे आप वो लोगे B/C। तो एरिया को क्या लेना है आपको, B/C पुट करना है, बाकी रो मटेरियल का रहेगा। तो रेजिस्टेंस किस किस बात पर डिपेंड करती है, मटेरियल पे। क्यों, क्योंकि टाउ मटेरियल पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर, टाउ टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। डायमेंशन ρl, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो विच डिपेंड्स ऑन हाउ द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, यानी कि इसी पे आप पोटेंशियल डिफरेंस इधर से उधर तक अप्लाई कर दो तो अलग लेंथ हो जाएगी। तो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो डिसाइड करेगी इफेक्टिव लेंथ कितना लेना है और क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा लेना है। तो ये सब बातें आपको थोड़ी थोड़ी ध्यान रखनी है। कई बार आपके पास आप क्वेश्चन पेपर देखोगे, अगर प्री वाई क्यू देखोगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाता है, एक स्लैब दे देगा, वो पूछेगा कि इसमें जो है अगर मुझे मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए कौन सी लेंथ लूँगा और किसको क्रॉस सेक्शनल एरिया लूँगा, वो ये पूछ सकता है।
ठीक है, तो सबसे छोटे वाली लेंथ और सबसे बड़ा एरिया होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा होना चाहिए और लेंथ छोटी होनी चाहिए। तो आपको थोड़े से फिर ध्यान रखने होंगे। रेजिस्टेंस क्या है, रो एल बाय ए। तो मिनिमम अगर रखना है तो एल क्या होना चाहिए, कम, और एरिया क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो हम बस ये पैरामीटर ध्यान रखने हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। एक और छोटा सा डेफिनेशन आता है, पिछली बार आई थिंक अभी 1-2 साल पहले ही आप PYQ देखेंगे तो उसमें ये यूनिट पूछा हुआ था मोबिलिटी का। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ चार्ज भी बोल सकते हो या मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो। जनरल चार्ज के लिए डिफाइन होता है। मोबिलिटी एक टर्म डिफाइन किया गया कि अगर E को फिक्स कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड को फिक्स कर दें, तो फिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड पे चार्ज जो है कौन ज़्यादा VD एक्वायर करेगा। यानी कि एक रेशियो बना दिया गया, इट इज़ द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। 1 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे VD किसका ज़्यादा होगा तो उसकी मोबिलिटी भी ज़्यादा होगी। यानी कि पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वैल्यू कर दी। और अभी हमने देखा था कि VD क्या था पिछले, E कैपिटल E टाउ बाय M। तो यहाँ से ये देखो आपको ये पता चला कि VD बाई E ये एक पैरामीटर है, E टाउ बाय M, ये म्यू, ये पैरामीटर बना। तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 7 जो आपको ध्यान रखना है। और इसमें भी क्या ध्यान रखना है, इस फॉर्मूला में भी आपको ज़्यादा ध्यान रखना है कि म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाओ। टाओ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा म्यू। क्लियर है? E कैपिटल E टाउ बाय, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दो तो बाकी चीज़ें म्यू हैं। क्लियर? उसी से ही फॉर्मूला आ जाएगा, कैपिटल E हटाओ, बाकी चीज़ें E टाउ M, वो बनेगा आपका मोबिलिटी। मोबिलिटी का ये यूनिट है। ये नीट के एग्जाम में पिछली बार क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट, SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी। अब बच्चों ने अगर ये टर्म ही नहीं सुना है तो पहले तो उनको क्या दिक्कत लगेगी, सर ये कौन से चैप्टर का यूनिट रहा होगा, कौन से चैप्टर में पूछा गया होगा। भाई जब तुमको ये टर्म सुना होगा, तुमने इसके बारे में थोड़ा भी रफ आइडिया होगा तो ही टिक कर पाओगे, नहीं तो ऑप्शन बहुत क्लोज देते हैं, इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, इसको बहुत दूर दूर वाले ऑप्शन नहीं डिज़ाइन कर दे। तीनों क्वांटिटी सिमिलर दिखेंगी तो थोड़ा सा टर्म याद रहना चाहिए। तो बहुत क्वेश्चन भी अगर आप देखोगे 1-2 बार क्वेश्चन भी आए हैं तो VD दिया है, E दिया है, म्यू पूछा है, या E दिया है, म्यू दिया है, VD पूछा है। बस ये फॉर्मूला अगर पता रहेगा आंसर आएगा ही आएगा। बट हाँ, कन्वर्जन कई बार थोड़ा सेंटीमीटर पर सेकंड में दे दिया तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना याद रख लेना बस। आगे देखिए, रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, ड्रिफ्ट स्पीड और करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, ठीक है, इतना क्या ध्यान रखोगे मैं बता देता हूँ यहीं पे। अगर देखो आपने लिखा I इक्वल टू क्या, NEA VD, तो आपका J क्या था, करंट पर यूनिट एरिया, करंट डेंसिटी जो पढ़ा था स्टार्टिंग में इसलिए पढ़ा था। तो एरिया से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, NEVD, ये वैल्यू बच जाएगी, बस काम खत्म, यही लिखा हमने। तो J इक्वल टू NEVD, इसकी इक्वेशन नंबर क्या याद रखोगे, इसको इक्वेशन नंबर 8। तो ये 8वां फॉर्मूला बन गया आपका। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, या यहाँ पे याद रख लो, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 8, फॉर्मूला नंबर 8 दिस वन, सीधे सीधे पूछे जाएंगे, याद रखने हैं फॉर्मूला बस डायरेक्टली। फिर आता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म में कैसे करेंगे, देखो हमको ये पता है V इक्वल टू IR। हमने पहली इक्वेशन क्या पढ़ी थी कि E क्या होता है, V बाय L। तो V को क्या लिखा जा सकता है, E इंटू L लिखा जा सकता है, यस सर। I पता है, I को क्या लिख सकते हो आप, I को क्या लिख सकते हो सर, लिख सकते हैं J इंटू A, JA, ये भी लिख सकते हो, लिख दिया, ये वाले वैल्यू I को लिख दिया, और करंट को लिख दिया रो L बाई A। तो क्या क्या कैंसिल हुआ, ध्यान से देखना, A गॉट कैंसल विद A एंड L गॉट कैंसल विद L। तो क्या बना, E इक्वल टू रो J, या तो ऐसा याद रख लो वेक्टर फॉर्म में, नहीं तो इस रो को भी ऐसा पुट कर दो, 1 बाय रो को पुट कर दोगे कंडक्टिविटी की टर्म में, तो आप ऐसा भी याद रख सकते हो, J इक्वल टू सिग्मा E। इसको आप बोलते हो इक्वेशन नंबर 9, और इसी को बोलते हो आप वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, J इक्वल टू सिग्मा E। ये ध्यान रखना है, कब,
जब आपको VD पता हो, E पता हो, V पता हो, L पता हो, कंडक्टर की लेंथ L है, तब ये सारा का सारा रिलेशन निकाल के क्या लगोगे कि अगर हमने E का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, J लगाया इधर, तो हम बोलेंगे कि J इक्वल टू सिग्मा E आएगा। जैसे वहाँ पे V इक्वल टू आई आर है, एक फॉर्म ये है, तो इसका ऑल्टरनेटिव फॉर्म है J इक्वल टू सिग्मा E, इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशन जो है V इक्वल टू आई आर का ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। ओहमिक कंडक्टर बोलते हैं। अगर किसी का ग्राफ लीनियरली वेरी करता है, किसके साथ? वोल्टेज के साथ करंट अगर लीनियरली वेरी करे, ये है डिपेंडेंट वेरिएबल और ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये डिपेंडेंट है, इसलिए इधर बनाया आई को। तो अगर ये लीनियरली V के बढ़ाने पे करंट लीनियरली बढ़े तो उसको ओम्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, और अगर नॉन लीनियरली बढ़े, स्ट्रेट लाइन में ना बढ़े, तो फिर वो उस कंडक्टर को ओमिक कंडक्टर नहीं बोला जाता, उसको बोला जाता है नॉन ओमिक कंडक्टर, जिसका एग्जाम्पल है सेमीकंडक्टर। जैसे हो गया सिलिकॉन, हो गया सिलिकॉन, हो गया आपके पास एग्जाम्पल, या फिर जर्मेनियम हो गया GE। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हैं या इनके कॉम्बिनेशन हो गए। ठीक है, कई बार लेते हैं सिलिकॉन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन फॉस्फोरस, तो ये सब सारे के सारे एग्जाम्पल बन जाएंगे सेमीकंडक्टर के, जो आप लास्ट चैप्टर में सेमीकंडक्टर में डील करते हो उनको। क्लियर है? तो हमने 9 फॉर्मूला पढ़ लिया अभी तक। बताइए, रजिस्टिविटी को डील करते हैं। रजिस्टिविटी किसका प्रॉपर्टी है? मटेरियल का प्रॉपर्टी है। रजिस्टिविटी मटेरियल डिपेंडेंट है, मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। मटेरियल पे भी किस बात पे डिपेंड करती है? एक तो टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है कि वो कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है। देखिए, रजिस्टिविटी कंडक्टर के लिए बहुत कम वैल्यू होता है, इंसुलेटर के लिए थोड़ा मॉडरेट, और नॉन कंडक्टर के लिए या इंसुलेटर के लिए वो वैल्यू बहुत हाई होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा अपोज करेगा, जैसे वुड हो गया। और सेमीकंडक्टर के लिए थोड़ा मॉडरेट होगा, मतलब थोड़ा अपोज करेगा, थोड़ा फ्लो भी करने देगा। और कंडक्टर के लिए फ्रीली फ्लो करने देगा, कोई अपोज नहीं करेगा। रजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस। रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कंडक्टर का जो है डिसाइड करेगा ये वैल्यू। अब दूसरा टेम्परेचर है। देखो, जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोलिजन जल्दी होंगे, तो कोलिजन जल्दी होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाने से वाइब्रेशन बढ़ा, कोलिजन जल्दी होने की टेंडेंसी बढ़ गई, तो उससे रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, टाउ। और अगर टाउ कम हो गया, यही था mNE² टाउ, ये था। अगर टाउ अगर कम हो गया तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी? ये बढ़ जाएगी। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो रजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, हमें ये भी ध्यान रखना होता है। और रजिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो इसकी वजह से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ये भी ध्यान रखना होता है। फिर इसकी वजह से और क्या इफेक्ट होगा? मतलब सारा किससे आ रहा है? ये टाउ डिसाइड कर रहा है, इसीलिए वो सारे फॉर्मूला टाउ के टर्म में ध्यान रखे थे। तो हमें बस ये प्रोपोर्शनैलिटी ध्यान रखनी है। अगर प्रोपोर्शनैलिटी पता है करेक्टली तो हम जा सकते हैं। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ, क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल वाइब्रेशन बढ़ेंगे और जिसकी वजह से टाउ डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? तो हमें ये समझना होता है कि टेम्परेचर के बढ़ाने पे मेटल्स का रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में भी आ जाता है, आपके पूछ लिया जाता है एक्सप्लेन। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन लिखना है कि जैसे जैसे बढ़ेगा थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, वाइब्रेशन बढ़ेगी, रेंडमनेस बढ़ेगा, जिसकी वजह से उनके कोलिजन जो है जल्दी होने लगेंगे और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाएगा। और टाउ डिक्रीज करने की वजह से ये फॉर्मूला लिख के आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एज टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। टाउ के कम होने पे रो बढ़ेगा और रो के बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्लियर है? तो आपको इस तरीके से एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। दैट। फिर एक आता है कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टिविटी को कैसे लिखते हो? जैसे सिग्मा लाना है मुझे इसका फॉर्मूला चाहिए, और जो स्पेसिफिक मैं पूछना चाह रहा हूं, मुझे इसका और म्यू का रिलेशन चाहिए, इसका और म्यू का रिलेशन चाहिए। कैसे कैसे आ सकता है? म्यू लाना है। देखो, म्यू कहाँ से आएगा? म्यू मुझे पता है कि उसमें VD होना चाहिए और उसमें E होना चाहिए एक टर्म।
सिग्मा के लिए तो मैं ओम्स लॉ से शुरू कर सकता हूँ। मैं यहाँ से शुरू कर सकता हूँ, J इक्वल टू सिग्मा ई। J को क्या लिखा जा सकता है? J को सर लिखा जा सकता है एन ई वी डी। इसको क्या लिखा जा सकता है? सिग्मा तो सिग्मा ही रखा। E को क्या लिखा जा सकता है? E को क्या लिखा जा सकता है? ये म्यू है, तो वट E को क्या लिखा जा सकता है? आप लिख सकते हो वी डी बाय म्यू। इसको पुट कर दीजिए, इसको यहाँ पुट कर दो, तो आप लिखोगे इसको वी डी अपॉन में म्यू। वी डी और वी डी कैंसिल, तो सिग्मा कितना आ गया? ये आ गया आपका एन ई म्यू। तो कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी मटेरियल का कितना रहेगा? एन इंटू उसका जो चार्ज है और डिवाइडेड बाय उसकी मोबिलिटी। इन दोनों का प्रोडक्ट रहेगा, मोबिलिटी और चार्ज, और ये क्या है उसकी नंबर डेंसिटी। इन तीनों का प्रोडक्ट रहेगा कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो ये बन गया आपका फॉर्मूला नंबर 10। इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका 10 फॉर्मूला बन गए। ये भी ध्यान रखना है सीधे सीधे। अगर मैं ओवरऑल कंक्लूड करूं तो हमने कौन कौन से फॉर्मूला पढ़े? एक पढ़ा V बाई एल जो है वो कितना होता है? E होता है। दूसरा कौन सा फॉर्मूला पढ़ा? I कितना पढ़ा? NEA VD पढ़ा। ये कंक्लूड करते हैं। तीसरा क्या पढ़ा? इसमें से J बाई एरिया से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो गया आपके पास? NE, करंट को एरिया से डिवाइड कर दोगे तो NEVD। ये किसका फॉर्मूला बन गया आपके पास? J का फॉर्मूला बन गया। और कौन सा फॉर्मूला पढ़ा? R का फॉर्मूला पढ़ा। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था R के लिए? हमने पढ़ा था ML NE स्क्वायर टाउ, ये पढ़ा था। फिर ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म पढ़ा था, जिसमें हमने क्या देखा था? V बाई आई क्या रहता है? R रहता है। V बाई आई क्या रहता है? R रहता है। V बाई आई इज ML बाई NE स्क्वायर टाउ। ये क्या रहता है आपका? कांस्टेंट रहता है। बताओ जी बच्चा लोग, ये कांस्टेंट रहता है कि नहीं रहता है? ये पढ़ा था। फिर रो, इसको क्या बोल देते हो? रो बोल देते हो। रो क्या हो गया आपके पास? रो क्या आ गया आपके पास? M अपॉन NE स्क्वायर टाउ। एक ये फॉर्मूला पढ़ा। फिर वेक्टर फॉर्म पढ़ा, J इक्वल टू सिग्मा ई। और बीच में हमने दो और भी देखे थे। कंडक्टेंस क्या होता है? 1/r, और ये क्या होता है? 1/रो। ये भी फॉर्मूला देखे। और कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। और कौन कौन से फॉर्मूला थे जी? 9 10 किसको बोला था हमने? 10 फॉर्मूला डिराइव तो किए थे अभी। J वाला 8 हो गया। हाँ, म्यू मोबिलिटी का एक फॉर्मूला देखा था, टर्म ही नहीं याद आ रहे हैं मुझे भी। म्यू का फॉर्मूला देखा था, कितना था? म्यू वी डी बाय में क्या था? वी डी बाय में ई। ये फॉर्मूला देखा था। एक कंडक्टिविटी के लिए देखा था सिग्मा, वो कितना आया था आपके पास? अभी देखा था एन ई म्यू, कंडक्टिविटी सिग्मा के लिए देखा था। तो ये बहुत बेसिक आपके सारे फॉर्मूला चार्ट आउट कर दिए हैं। देखो ये रहा एक 10 9, कहाँ गया? इस पे नहीं है, पिछले पेज पे ही होगा। ये रहा आपका वेक्टर फॉर्म। फिर रहा मोबिलिटी। मोबिलिटी से पहले, अच्छा ये 2 बार लिख दिया। अच्छा इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, वी डी बाई म्यू लिख दिया, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। वी डी बाई म्यू लिख दिया तो ई टाओ बाय एम। अब आप देखोगे, मुझे जो इससे टेक अवे चाहिए, ये तो सारे फॉर्मूला लिख दिया आपने। जो लास्ट में अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँ तो मैं इसको कैसे याद रखता? मैं देखता टाउ का डिपेंडेंसी। सबसे पहले देखो VD किस पे डिपेंड कर रहा है? टाउ पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? VD का फॉर्मूला नहीं लिखा ना मैंने, VD का भी लिख देते हैं यहाँ पे। एक VD का भी था। VD कितना था? E कैपिटल E टाउ बाय M, ये था। हाँ, अब वो कंप्लीट हो गया चार्ट आपका। VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? टाउ। तो इसका मतलब VD क्या है? करंट भी फिर क्या है? करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD, तो इट मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ। टाउ के R क्या है? R क्या रहेगा? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। टेम्परेचर
टेम्परेचर के बढ़ने पे टाउ क्या होगा, टेम्परेचर को जब बढ़ाओगे तो टाउ क्या होगा, कम होगा। तो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। टेम्परेचर के या टाउ जब कम होगा तो टेम्परेचर बड़ा होगा, ये रहेगा, ये इनवर्सली रिलेशन है। और क्या है, आर हो गया, एन ई वी डी, जे, जे भी यहीं आ जाएगा, जे और टाउ, हाँ जे भी यहीं आ जाएगा, जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डी टाउ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सारे ये रिलेशन आ गए। फिर म्यू, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वी डी, और दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ, ये भी एक रिलेशन है। सिग्मा, सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू और म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ। तो सारे टाउ से कैसे रिलेटेड हैं वो आप यहाँ देख सकते हो। जे, सिग्मा, ई, इतने सारे फॉर्मूला बन गए। तो आपको ये सारे ध्यान रखने हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहेगा 9 और ये रहेगा आपका 10, और इसके साथ साथ ये दो डेफिनेशन और वो रिलेशन। अब आपसे क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन आपके पास जो फ्रेम होता है, जो आप किसी बुक में, मॉक टेस्ट में या PYQ जब उठा के देखोगे तो आपसे पूछेगा, सपोज एक मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल है, उसका जो है हमने टेम्परेचर जो है फिर 20 डिग्री बढ़ा दिया, तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विल रिमेन सेम। तो ऐसा विल रिमेन सेम या विल नॉट गेट अफेक्टेड या विल इंक्रीज या विल डिक्रीज। तो वो पूछ लेगा आई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या पड़ेगा, उसकी जो है रजिस्टिविटी पे क्या पड़ेगा, उसकी कंडक्टिविटी पे क्या पड़ेगा, मोबिलिटी पे क्या पड़ेगा, करंट डेंसिटी पे क्या पड़ेगा। इस तरीके से वो रिलेशन पूछता है। एक तो ये प्रोपोर्शनैलिटी वाले क्वेश्चन जो कि आप सीधे सीधे अब निकाल सकते हो, ठीक है। और दूसरा क्या पूछेगा, कोई वैल्यू दे दिया आपको, जैसे मोबिलिटी के लिए वो दे दिया ई टाउ बाय एम या वी डी और रेशो, वो एग्जैक्टली कैलकुलेट करवा लेगा, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है। तो अब मैं इस पर कितने भी क्वेश्चन कराऊं तो वो ऐसा कोई वो नहीं होएगा, चेंज नहीं होगा कि सर ऐसे ऐसे पुट करना है। हाँ जी, मैं पुट करके दिखाऊंगा तो आप भी उसको पुट करके इजीली सॉल्व कर सकते हो, गिवन कि आपको फॉर्मूला याद हो, ठीक है। तो दिस वाज आर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ, जो हमने इसमें डील किया प्रॉपर। तो आपके ये सारे के सारे फॉर्मूला आपको माइंड में ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, जिसमें हम, इसमें तो ज़्यादा न्यूमेरिकल थे भी नहीं इतने कि न्यूमेरिकल बनेंगे, बट जनरली ये रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं। बट नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, मान लीजिए हम किरचॉफ लॉ को पढ़ते हैं, तो किरचॉफ लॉ में हम सारे के सारे पहले एनालिसिस समझेंगे कि क्या है, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल एप्लीकेशन के क्वेश्चन आएंगे, तो वो भी करेंगे हम साथ साथ, ठीक है। अगर हम ग्रुपिंग ऑफ सेल पढ़ते हैं तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही बनेंगे। अगर हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, तो ऑब्वियसली न्यूमेरिकल और सर्किट बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो दिस वाज वन सच थ्योरेटिकल टॉपिक जो आपको कवर करना है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, और आपको समझ आया हो अच्छे से, मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, एंजॉय, सी यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय।